ये लेफ्ट और राइट तो डायरेक्शंस होते हैं ना, ये पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? इनकी शुरुआत कब से हुई? लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट को अपोज करता है वो लेफ्ट हो जाता है। अगर ऐसा है तो 2014 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, तो उस टाइम कांग्रेस राइट थी और बीजेपी लेफ्ट थी क्या? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, इन सब में डिफरेंसेस क्या है? अगर हम लेफ्ट और राइट को अच्छे से समझ गए ना, तो ये सारी आइडियोलॉजीज, इनके पीछे के सारे कंफ्यूजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उस टाइम फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, मतलब जो प्रेसिडेंट है या जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्शंस के जरिए नहीं चुना जाता था, वो एक राजा रहता था। यही लोग देश पे रूल करते थे। ये लोग लोगों से टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे। राजा के अलावा बाकी पूरे समाज को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जीज, जो चर्च के प्रीस्ट थे, सिंपल भाषा में जो रिलीजियस लीडर्स थे वो। इन लोगों को उस जमाने में बहुत पावरफुल माना जाता था, क्योंकि उस जमाने में चर्च को इंसान और भगवान के बीच का कनेक्शन माना जाता था। लोग इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे, इनसे बहुत डरते थे। इन लोगों को एक स्पेशल राइट्स था कि ये लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, लेकिन ये लोग भी आम जनता से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद आते थे सेकेंड एस्टेट के लोग, राजा के खानदान के लोग हैं, जो उसकी जान पहचान के लोग हैं, जो बहुत अमीर जमींदार लोग हैं। ये लोगों को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था और ये भी आम जनता से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद आती है थर्ड एस्टेट। इसमें आते हैं सारी बाकी की आम जनता, जो मजदूर, लेबर, किसान, मिडिल क्लास लोग हैं, ये सब। इन लोगों के पास कोई स्पेशल पावर नहीं था। इन लोगों को पूरे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ये फोटो देखिए, ये उस जमाने की एक्चुअल पेंटिंग है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आम जनता फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट लोगों का बोझा ढोती थी। इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए थर्ड एस्टेट, मतलब जो आम जनता थी, इन्होंने रिवोल्ट किया 1789 में, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। इन लोगों की डिमांड थी कि ये जो एस्टेट वाला सिस्टम है ये सब हटना चाहिए और जितना भी पावर और वेल्थ है इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए और ये राजा का भी सिस्टम हटना चाहिए। इसकी जगह पे इलेक्शंस के जरिए चुन के कोई राजा या प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, ये लोग इस चीज को अपोज करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई बदलाव हो, क्योंकि ये लोग खुद को सुपेरियर मानते थे आम जनता से। ये नहीं चाहते थे कि आम जनता हमारे बराबर आ जाए और ऑब्वियसली अगर कोई बदलाव हो जाता तो इनके स्पेशल पावर्स, इनके प्रिविलेजेस सब चले जाते। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बात इतनी बिगड़ गई कि तलवारें निकल गई। राजा को मीटिंग्स बुलानी पड़ी। अब इन मीटिंग्स में राजा के राइट साइड में बैठे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, मतलब जो क्लर्जीज थे, रिलीजियस लीडर्स और जो अमीर रॉयल लोग थे, और राजा के लेफ्ट साइड में बैठे बाकी की आम जनता, मतलब थर्ड एस्टेट के लोग। इसीलिए धीरे धीरे फ्रेंच लोगों की बातों में, न्यूज़पेपर्स में इन दोनों ग्रुप्स को लेफ्ट और राइट कह के डिस्क्राइब किया जाने लगा। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो खत्म हो गया, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज हमेशा के लिए रह गई। आज भी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं उन लोगों को लेफ्टिस्ट कहा जाता है या प्रो चेंज कहा जाता है, और जो खुद को सुपेरियर समझते हैं, जो चाहते हैं कि कोई बदलाव ना हो, उन लोगों को राइटिस्ट या स्टेटस कोइस्ट कहा जाता है। और ये आइडियोलॉजीज बस फ्रांस तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे ये दुनिया के बाकी देशों में भी स्प्रेड होने लगी और हर कंट्री के लोकल थॉट्स भी इसमें ऐड होते चले गए। आप सोच कर देखिए कि किसी भी जगह बदलाव की डिमांड कौन करेगा? ऑब्वियसली जिसको सिस्टम से प्रॉब्लम है, जो तकलीफ में है, जिसको सिस्टम से फायदा हो रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि बदलाव हो। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में हिंदूज प्रोटेस्ट करेंगे चेंज के लिए। अफगानिस्तान, ईरान में औरतें प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है। ऐसे ही जब ये आइडियोलॉजीज अमेरिका में स्प्रेड होने लगी तो उस टाइम पे वहां पर अमीर गरीब के प्रॉब्लम से ज्यादा रेसिज्म का प्रॉब्लम था, मतलब काले गोरे का भेद। अब इस प्रॉब्लम के लिए कौन डिमांड करेगा बदलाव? ऑब्वियसली ब्लैक्स, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ है। इसीलिए अमेरिका में जो भी ब्लैक्स की तरफ से बात करता था उसको लेफ्टिस्ट बुलाने लगे। बैरक ओबामा अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की लेफ्ट पार्टी है। आप इसी से समझ सकते हो लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस। वैसे ही जब ये आइडियोलॉजीज इंडिया में स्प्रेड होने लगी तो यहाँ पे अमीर गरीब, काले गोरे के प्रॉब्लम से ज्यादा कास्टिज्म का प्रॉब्लम था, मतलब जातिवाद। इसीलिए ऐसी कास्ट जो पास्ट में नुकसान में रही है, उनके फेवर में, उनके हक में बात करने वाले को लेफ्टिस्ट बुलाने लगे। और ऐसी कास्ट जो पास्ट में खुद को सुपेरियर समझती थी, इनके फेवर में बात करने वाले को राइटिस्ट बुलाने लगे। पर आजकल ये बात सिर्फ रेस, कास्ट या स्किन कलर की नहीं है। हर वो इंसान जो खुद को किसी ना किसी रूप में सुपेरियर समझता है किसी और से, वो इंसान राइटिस्ट माना जाता है। इस चीज पर कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बुराई है अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपनी कास्ट, अपने कलर को प्राउड फील करने में, उसको सुपेरियर मानने में? कोई बुराई नहीं है, आप मान सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन जब ये फीलिंग एकदम एक्सट्रीम हो जाए
तब नुकसानदायक है। जैसे कि हिटलर भी राइट था, लेकिन उसका राइट इतना एक्सट्रीम था कि उसका मानना था कि मेरी कम्युनिटी के अलावा दूसरे समाज को दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, इनको मार डालना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए। जब कोई इंसान ये मान ले कि हमारे अलावा बाकी सब लोग इतने इंफीरियर है कि सबको मार डालना चाहिए, उससे ज्यादा राइट, उससे ज्यादा एक्सट्रीम कुछ हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से लेफ्ट भी जब अपने एक्सट्रीम पे चले जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल स्टालिन ऑफ यूएसएसआर या फिर माओ ऑफ चाइना, इनका लेफ्ट इतना एक्सट्रीम था कि ये लोग धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन लड़के पावर में आके बदलाव लाने के फेवर में नहीं थे। ये लोग एकदम रेडिकल चेंज लाना चाहते थे रिवॉल्यूशंस के थ्रू। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, स्टालिन ने यूएसएसआर में लगभग 70 लाख लोगों को मारा था। उसी तरीके से एक्सट्रीम राइट में हिटलर ने जर्मनी में लगभग 60 लाख ज्यूस की जान ली थी। इससे हमको ये समझ आता है कि चाहे कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर वो एक्सट्रीम में चले जाए तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बट थैंकफुली इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज इतनी एक्सट्रीम पर नहीं है। तो फिर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ आती है? सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट क्या होता है? इंडिया में आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि ये सारी पार्टीज लेफ्ट में आ जाएगी और ये सारी पार्टीज राइट में आ जाएंगी, क्योंकि अगर लेफ्ट है तो कितना लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट या मॉडरेट लेफ्ट। उसी तरीके से राइट में भी कुछ पार्टीज आएंगी जो सेंटर की तरफ रहेंगी, जो थोड़ा आगे रहेंगी, जो थोड़ा और एक्सट्रीम रहेंगी। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल्स जो किसी भी तरफ के हो, वो मानते हैं कि हम मॉडरेट है, हम एक्सट्रीम से बहुत दूर है, वो लोग इस रीजन में आएंगे। इस रीजन को बोलते हैं सेंट्रल लेफ्ट या सेंटर राइट। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस खुद को सेंटर लेफ्ट बताती है, और ये है एक सिंपल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। आप इसमें देख सकते हो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है कम्युनिज्म जो स्टालिन फॉलो करता था, और एक्सट्रीम राइट में आता है फासिज्म जो हिटलर फॉलो करता था, और उनके बीच में आते हैं सारी आइडियोलॉजीज, जैसे कि कम्युनिज्म से थोड़ा मॉडरेट पे आओ तो सोशलिज्म, उससे थोड़ा कम लिबरलिज्म। इस तरीके से राइट में भी है। क्या कोई सेम पर्सन राइट या लेफ्ट दोनों हो सकता है? इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर कोई फेमिनिस्ट है तो उसकी सोच होगी कि औरतों को मर्दों के बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क मिलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर वो ये भी कहे कि एलजीबीटीक्यू राइट्स या सेम सेक्स मैरिजेस एक दिमाग की बीमारी है, इन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, और वो इस चीज को अपोज करता है, तो इसका मतलब वो खुद के लिए तो बदलाव चाहता है, लेकिन जो उससे भी नीचे है, उससे भी ज्यादा डिप्राइव्ड लोग हैं, उन लोगों के बदलाव को अपोज करता है। एक केस में तो वो लेफ्टिस्ट है, बट दूसरे केस में वो राइटिस्ट है। सिमिलरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% लेफ्ट या 100% राइट नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी जो एक राइट पार्टी है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स निकाली है जो गरीबों की मदद करने के लिए है। ये तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। सेम तरीके से आम आदमी पार्टी एक लेफ्ट पार्टी है, बट अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि करेंसी नोट्स पर देवी देवताओं की फोटोज लगने चाहिए, तो ये तो राइट वाली बात हो गई। ये ऐसा है क्योंकि आजकल की सिचुएशन में हर पॉलिटिकल पार्टी को दोनों तरफ की बात करनी पड़ेगी अगर पावर में रहना है, अगर रिलेवेंट रहना है। तो कौन सी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है? मेरे हिसाब से चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दोनों देश का भला चाहते हैं, बस दोनों का भला चाहने का तरीका अलग अलग है। एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑल एक्सट्रीम्स आर डेंजरस, और हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि स्टालिन और हिटलर ने कितने लोगों को मारा अगर राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम में चले जाए तो मेरा मानना यही है कि चाहे आप राइट फॉलो करो या चाहे लेफ्ट फॉलो करो, बट अगर हम एक्सट्रीम में ना जाए, अगर हम सेंटर में रहे, उससे लोगों का भला हो सकता है। बाकी अब आप लोगों को खुद ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा लेफ्ट और राइट क्या है। आप लोग खुद रिसर्च करके पढ़ के अपना ओपिनियन बना सकते हो। और जाने से पहले एक और बात, मेरा ये वीडियो हाईली इंस्पायर्ड है डॉक्टर विकास दिव्यकृति के इस वीडियो से। मैं जब इस टॉपिक की रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये वीडियो मिला, और ये यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है इस टॉपिक के ऊपर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है 1-1.25 घंटा तो प्लीज आप ये वीडियो देखिए, इसमें आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली इस टॉपिक को समझने में तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, सब लोगों को समझ आए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।